आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्न की डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, स्किन एनाटॉमी एंड ईटियोलॉजी हम फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन हमने किया था, उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम वीडियो सेकंड में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक बर्न जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। हम यहाँ पर बर्न का सेकंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बर्न। In the late 19th century, it was stabilized that there is a direct relationship between size of burn and mortality। तो लेट 19th सेंचुरी के अंदर ये स्टेबलाइज किया गया था कि बर्न, साइज ऑफ बर्न एंड मोर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट, इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एज द परसेंटेज ऑफ बर्न इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ ऑल्सो इंक्रीज, मतलब कि अगर बर्न जो है उसका परसेंटेज बढ़ेगा, बर्न का अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो डेथ का जो रिस्क होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है साइज ऑफ बर्न एंड मोर्टेलिटी के बीच में। अगर परसेंटेज ऑफ बर्न इंक्रीज होगा तो डेथ रेट भी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसको किस तरह से मेज़र करना है साइज के अकॉर्डिंग बर्न को, उसके 3 मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड यहाँ पे आता है बर्नकोस मेथड। इसके अंदर क्या कहा गया है, बर्नकोस कैलकुलेट बर्न साइज यूजिंग बॉडी सरफेस एरिया। तो ये जो कैलकुलेट, इसको किस तरह से किया गया है, बर्नको ने एक कैलकुलेशन दी थी जिसके अंदर उसने क्या किया था, बॉडी सरफेस एरिया को यूज़ करते हुए बर्न के साइज को कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब उसने इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ें उसने यूज़ की, हाइट एंड वेट। ओके, he calculate the surface area of different body parts in relation to total body surface area। उसने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के रिलेशनशिप में कैलकुलेट किया था, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे रही। दिस मेथड कुड नॉट बी यूज्ड इन पीडियाट्रिक पेशेंट बिकॉज बॉडी प्रोपोर्शन डिफरेंस इन चिल्ड्रन। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस रही है इस मेथड की। इसके अंदर क्या हुआ था ना, ये जो मेथड होता है ये पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए यूज़ नहीं होता, मतलब जो बच्चे होते हैं ना, पीडियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर यूज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चों में जो बॉडी प्रोपोर्शन होता है वो अडल्ट से डिफरेंट होता है, इसलिए जो मेथड्स है उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं लेते हैं। अभी इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे, उसको उस वाले मेथड को हम यूज़ लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग, जिसको यूज़ लेते हुए फिर जिसके अकॉर्डिंग हम बॉडी जो है उसके बर्न साइज को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड मेथड जो कि ब्रोडर मेथड। ये वाला जो मेथड है 1944 के अंदर ब्रोडर ने मॉडिफाई किया था बर्नोस कैलकुलेशन को। जो हमने पहले वाले मेथड जो देखा था उसको मॉडिफाई किया है इसने। तो जो पहले वाला मेथड था उसको हम पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं ले रहे थे, लेकिन ये वाला जो मेथड है इसके अंदर मॉडिफाइड किया गया है और इस मेथड को हम अडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों के अंदर यूज़ ले सकते हैं। दे एडेड एन एज करेक्शन फैक्टर। इन्होंने इस वाले मेथड के अंदर एज करेक्शन फैक्टर को भी ऐड किया है। बॉडी सरफेस एरिया वाज डिवाइडेड इनटू 12 डिफरेंट रीजन। तो इन्होंने क्या किया, बॉडी का जो सरफेस एरिया है उसको 12 डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब वो 12 डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से हैं, वो है हेड, नेक, हेड हो गया, नेक हो गया, एंटीरियर ट्रंक एंड पोस्टीरियर ट्रंक, आगे वाला पार्ट और पीछे वाला ट्रंक। ठीक है, बटक्स आ जाएगा, जेनाइटल्स आ जाएंगे, अपर आर्म आएगा एंड फोर आर्म आएगा। उसके बाद हैंड, थाई, लेग, फुट। ठीक है, एक बार इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर आ रहा है हेड एंड नेक, 12 कैलकुलेट करना है अपन को, हेड एंड नेक। उसके बाद आएगा एंटीरियर टंक एंड पोस्टीरियर टंक, बटक्स आएंगे, जेनाइटल आएंगे, अपर आर्म आएगा, फोर आर्म आएगा, हैंड आएंगे, उसके बाद थाइज, लेग एंड फिट। ठीक है, इन सबको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 डिफरेंट रीजन्स हो जाएंगे हमारी बॉडी सरफेस एरिया के। इस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अडल्ट के अंदर एंड चिल्ड्रंस के अंदर, दोनों के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है इस वाले मेथड का, इसका एडवांटेज ये है कि जो बर्न साइज अपन जो कैलकुलेट कर रहे थे वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, पहले वाले से ज़्यादा एक्यूरेट हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि वह बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम इसको यूज़ नहीं ले पाते बहुत ज़्यादा जल्दी। ठीक है, तो इस तरह से अपने इसको पूरा परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है बॉडी पार्ट्स को। इसका एक चार्ट होता है, तो उस चार्ट के अंदर जो एरिया है उस एरिया के अकॉर्डिंग परसेंटेज को फिल करना होता है बर्न को, कि बर्न जो है वो कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग इन नंबर्स को उस चार्ट के अंदर फिल किया जाता है।
तो वो जो चार्ट है वो इस तरह से, यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं। जो भी हमने अभी देखे थे कि 12, लेकिन पूरे 11 12 नहीं है, ये उससे कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके अंदर आता है और टोटल 1 है। जो हमने अपर लिम और लोअर लिम का देखा था वो इनके अंदर ही ऐड हो जाता है। और इसके अंदर पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस जो परसेंटेज है बन का वो लिखना होता है। और हमने पहले डायग्राम के अंदर देखा था, उसके अंदर A B C जो थी वो नंबरिंग वो उसके अंदर मेंशन था। A तो जो था वो हेड का था, B जो है थाई पे लिखा हुआ था, जो C है वो लोअर लेग पे लिखा हुआ था। तो उसका मतलब होता है A का मतलब हाफ ऑफ हेड, B का मतलब है हाफ ऑफ 1 थाई और C का मतलब है हाफ ऑफ 1 लेग। ठीक है, आप उसको पहले वाले डायग्राम के अंदर देख सकते हो। उसके बाद एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है और उसको हम यहाँ ऊपर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेथड जिसके अकॉर्डिंग हम जो साइज़ है बन का उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसको यूज़ नहीं ले पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट मेथड जो कि है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमें आना भी चाहिए बन के केस में। जब आप पेशेंट की फाइल पढ़ते हो ICU वगैरह में, वार्ड वगैरह में, तो रूल ऑफ 9 का पूरा डायग्राम बना हुआ होता है और उसको पूरा कैलकुलेट करके वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि बन जो है वो कितना है, उसकी साइज़ कितनी है, कितना % बन हुआ है। ठीक है, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर क्या है, द रूल ऑफ 9 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इमरजेंसी ट्रायल, मोर प्रैक्टिकल एंड क्विक। तो ये जो मेथड होता है रूल ऑफ 9, ये इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यूज़ ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्विक जल्दी हो जाता है ये मेजर। इसका प्रिंसिपल ये है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एरिया ऑफ 9% और मल्टीप्लस ऑफ 9%। इन्होंने इसके प्रिंसिपल में के अंदर ये लिखा हुआ है कि बॉडी को 9 या 9 के मल्टीपल्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो पेरिनियम है उसको 1% नंबर दिया हुआ है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब अगर मान लो पेरिनियम में 1 होता है तो उसको हम 1% नंबर दे देंगे अपने चार्ट के अंदर उसको मेज़र करने के लिए बन के साइज़ को। टोटल बॉडी सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू 11 एरिया ईच कंट्रीब्यूटिंग 9%। जो हमने पहले वाला मेथड देखा था उसके अंदर भी हमने सरफेस एरिया को डिवाइड किया था, वैसे ही इसके अंदर भी हम 11 एरिया के अंदर बॉडी सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे। और जो भी हम एरिया डिवाइड करेंगे जैसे 11 तो 1 2 3 4 और हर एक को हमने 9% नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अभी डायग्राम से समझ लेंगे। जैसे मान लो कौन कौन से पार्ट्स हमने 11 में अंदर डिवाइड किए हैं। हेड, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट जिसको हम एब्डोमेन कहेंगे, और अपर बैक और लोअर बैक। एक हो गया पेरिनियम। तो सबका नंबर हमने पीछे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद एक होता है पेरिनियम। तो इस तरह से पूरे 12 एरियाज होते हैं। हमने यहाँ पे राइट लेग और लेफ्ट लेग को 2 नंबर दिया हुआ है। तो पहले हम इनकी नंबरिंग को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है रूल ऑफ 9 का डायग्राम, ये है अडल्ट और ये है बच्चों के लिए। तो इसको हम 11 जो है किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लो हेड है, हेड को 4.5 और 4.5 इन्होंने % दिया हुआ है। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक समझेंगे इनको। ये जो है ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ये एंटीरियर साइड का राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसका ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हमने हर एक पार्ट को 9% दिया हुआ है बन का। तो ये 4.5 मिला के हो जाएगा 9, तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया। उसके बाद राइट और राइट का एंटीरियर और राइट का पोस्टीरियर, इन ये भी है 4.5 और 4.5, तो इन दोनों को मिला के हम बोल देंगे 1। ठीक है, ये नंबर हो गया 2। वैसे लेफ्ट और लेफ्ट को मिला के हम नंबर दे देंगे 2। तो 1 2 3 नंबर होंगे। उसके बाद अपर चेस्ट हो गया और ये एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया। बुक्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है 18%, लेकिन इसको हम डिवाइड करके समझ सकते हैं। जैसे ये अपर वाला हो जाएगा 9%, लोअर वाला हो जाएगा 9%। अगर पोस्टीरियर पार्ट के अंदर देखेंगे तो इसको भी हम 9% पार्ट दे देंगे, इसको भी 9% दे देंगे। ये हो जाएगा अपर बैक, ये हो जाएगी लोअर बैक, तो इनको भी हम एक नंबर देंगे। 1 तो ये हेड हो गया। उसके बाद जो आर्म है राइट और लेफ्ट, इनको भी हमने एक नंबर दे दिया। इनको हम 2 नंबर देंगे, 1 2 एंड 1 2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद हम बटक्स की बात लोअर लेग की बात करते हैं।
तो इसके अंदर भी 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है एंटीरियर साइड में, और 9 पोस्टीरियर 9 पोस्टीरियर। अपर वाले पार्ट में 4.5 दिया हुआ था, लेकिन लोअर के अंदर ये एरिया बड़ा है तो इसको 9%, 9%, 9%, 9% दिया हुआ है। तो इस पूरे का हम किस कैलकुलेट करेंगे हम, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, और पेरेनियम वाले पार्ट को हमने एक को नाम दिया है, तो ये 11 + 1 पेरेनियम वाला पार्ट हो गया। बॉडी सरफेस एरिया को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 11 एरियाज में, और एक हो गया पेरेनियम। तो इस तरह से पूरे बॉडी सरफेस एरिया को डिवाइड किया गया है। हम अभी इसके आगे वाले पार्ट को समझते हैं, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ बन बाय रूल ऑफ 9। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर जो पेरिनियम होता है उसको हमने 1% नंबर दे दिया, और रिमेनिंग बॉडी डिवाइडेड इनटू 11 एरियाज ऑफ 9% ईच। तो हमने वही बात कर दी, तो कि हर एक 11 एरिया को, हर एक 1 एरिया को हमने 9% नंबर परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, एक हो गया पेरिनियम, और सब बॉडी एरियाज हो गए 9%। ठीक है, यूज मेनली इन अडल्ट अबव 10 ईयर ऑफ एज। इसको हम मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, अडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा की एज के होते हैं। उसके बाद प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन बर्न साइज को समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है चांस ऑफ सर्वाइवल का। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से 100 माइनस एज प्लस परसेंटेज ऑफ बॉडी एरिया इन्वॉल्व। जो भी बॉडी एरिया इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसका परसेंटेज एज, और उसको हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 100 से। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है, इसकी एज जो है कोई पर्सन 60 ईयर्स है, बर्न साइज उसका 30% है, हमने रूल ऑफ 9 से उसको कैलकुलेट कर लिया है, और तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितना होगा, वो होगा 10%। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये नीचे वही लिखा हुआ है कि हमने इसको 11 पार्ट्स के अंदर, 11 एरियाज़ के अंदर किस तरह से डिवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोग्नोसिस। यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करते हैं। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ बर्न टुवर्ड प्रोग्नोसिस, जितना ज़्यादा बर्न एरिया होगा उतना ही प्रोग्नोसिस जो है वो ख़राब होगा। और सेकंड फैक्टर्स है, जैसे मान लो कोई है जिसकी एज 70 ईयर्स से ज़्यादा है, तो 70 ईयर्स से ज़्यादा एज के पेशेंट में हीलिंग कैपेसिटी कम होती है, इसलिए जो प्रोग्नोसिस होगा वो यहाँ पे पुअर होगा। उसके बाद थर्ड फैक्टर यहाँ पर ये है कि मान लो 10 साल से कम के बच्चों में इम्यूनिटी और जो फिजियोलॉजी रिजर्व्स जो होते हैं वो यहाँ पे कम होता है, इसलिए जो प्रोग्नोसिस होता है ना वो कम होता है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ साइट एंड डेप्थ ऑफ बर्न। टीबी ऐसे along is not sufficient to assess prognosis, site and depth of injury also affect outcome। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सिर्फ टोटल बॉडी सरफेस एरिया देखना काफ़ी नहीं होता प्रोग्नोसिस के लिए, बर्न का साइट और डेप्थ भी आउटकम को इफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो 4% सुपरफिशियल बर्न ऑन द बैक, या फिर इसका सेकेंड एग्जाम्पल 4% बर्न ऑन द फेस विथ इनहेलेशन इंजरी। ठीक है, उसके बाद इवन थ्रू परसेंटेज इज सेम, फेस बर्न विथ इनहेलेशन इंजरी हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस देन बर्न ऑन द बैक। तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस की बात की गई है कि मान लो 1% परसेंटेज सेम होने के बावजूद भी फेस बर्न के साथ इनहेलेशन इंजरी का प्रोग्नोसिस जो होता है ना वो बैक के बर्न से वर्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से रूल ऑफ 9 होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है क्योंकि ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा जो बर्न एरिया है, बर्न का साइज है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 नंबर्स है, साथ में पेरिनियम है, और हर किसी को हमने 9% दिया हुआ है। वैसे इन बच्चों में होता है, बच्चों में 8.5 18%, 1%, 4.5 4.5, इस तरह से इसको डिवाइड करके लिखा गया है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बर्न। हमने क्लासिफिकेशन के अंदर दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, डेप्थ के अकॉर्डिंग एंड साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड वाला आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक बर्न अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द बॉडी एंड कॉजेज डैमेज टू स्किन एंड डीपर टिश्यूज। इलेक्ट्रिक करंट तब होता है जब इलेक्ट्रिक करंट बॉडी के थ्रू पास होता है और स्किन के साथ साथ डीपर टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक बर्न, जो कि इसके साइन ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं वो बर्न की तरह ही होते हैं। अब उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रिक बर्न के साइन ऑफ सिम्टम्स की बात। साइन ऑफ सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन, इसके जो साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। करंट के टाइप पर कि वो एसी करंट है या डीसी करंट है। उसके बाद करंट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि इसके साइन ऑफ सिम्टम्स कैसे होंगे। और उसके बाद थर्ड होता है पाथ ऑफ करंट
थ्रू द बॉडी। जो करंट होता है ना वो बॉडी के किस वाले पार्ट से गुजर रहा है वहाँ से, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है इसके साइन एंड सिम्टम। उसके बाद यहाँ बात करते हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट होता है ना उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन द बॉडी। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बॉडी में लिस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा वहाँ से गुजरता है जहाँ से उसे गुजरने में सबसे कम डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ टिश्यूज़, कि कौन कौन से टिश्यूज़ के अंदर कैसा कैसा रेजिस्टेंस होता है। जो नर्व होता है, नर्व के अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। जो मसल्स होता है ना, मसल्स के अंदर नर्व से ज़्यादा और बोन से कम रेजिस्टेंस होता है, और बोन के अंदर सबसे ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस होता है। मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बताया गया है यहाँ पे। नर्व्स के अंदर सबसे कम, मसल्स में उससे ज़्यादा, और बोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट के साइन और सिम्टम्स होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि वो कौन से पाथ से होके निकल रहा है वो करंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डीपर टिश्यूज कैन बी डैमेज इवन व्हेन स्किन इंजरी लुक स्मॉल। तो इस कारण से कभी कभी क्या होता है, इस कारण से कभी कभी स्किन पर छोटी इंजरी देखने को मिलती है, लेकिन जो अंदर जो होता है ना बॉडी के अंदर ज़्यादा डैमेज होता है। ऊपर से इतना डैमेज नहीं दिखेगा आपको, थोड़ी बहुत चोट जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर जो होते हैं ना टिश्यूज़ वहाँ पे ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट साइज के अकॉर्डिंग वुंड बताया हुआ है। एक होता है एंट्रेंस और एक होता है एग्जिट। जब करंट हमारी बॉडी के अंदर से पास होता है ना, जब वो एंटर करता है बॉडी के अंदर, उसको अपन कहते हैं एंट्रेंस वुंड। और जिस वाले पार्ट से, बॉडी के जिस पार्ट से वो करंट जो है बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं एग्जिट वुंड, ठीक है। साइड वेयर इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट एंटर द बॉडी, जहाँ पर बॉडी एंटर करती है बॉडी के अंदर उसको हम कहते हैं एंट्रेंस वुंड। और जो ये वुंड होता है, वो वुंड जो होता है ना वो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमको जला हुआ उस जगह पे देखने को मिल सकता है, स्किन अपीयरेंस वहाँ पे ऐसी होगी। उसके बाद एंट्रेंस वुंड की बात करते हैं। एंट्रेंस वुंड उसे कहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक जो करंट था ना बॉडी के जिस पार्ट से निकलता है वो होता है एग्जिट, उसको हम कहते हैं एग्जिट वुंड। जहाँ पे जो वुंड देखने को मिलेगा एग्जिट के टाइम उसको हम एग्जिट वुंड कह देंगे। ये ड्राई और पेल देखने को मिल सकता है, वहाँ की स्किन अपीयरेंस इस तरह से होगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है डैमेज टू डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यूज़ का डैमेज, टिश्यू लाइन बिटवीन एंट्रेंस और एग्जिट वुंड आर डैमेज ड्यू टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि एंट्रेंस और एग्जिट वुंड के बीच के टिश्यू डैमेज होते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है इलेक्ट्रिक करंट का पासेज, और इसके अलावा और टिश्यू रेजिस्टेंस की वजह से हीट होने वाला हीट प्रोडक्शन, ठीक है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है डीपर टिश्यूज़ का डैमेज। उसके बाद यहाँ पे आता है सराउंडिंग टिश्यू में आल्सो भी अफेक्टेड ड्यू टू इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। तो जो सराउंडिंग टिश्यूज़ जो होते हैं ना, सराउंडिंग टिश्यूज़ भी अफेक्ट हो सकते हैं इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई के कारण, क्योंकि हम ब्लड सप्लाई जो इम्पेक्ट हो रही थी इस कारण से वहाँ सराउंडिंग टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो जाएंगे या फिर अफेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, वो है इनरेगुलर हार्ट बीट, जिसको हम कार्डियक इरिथमिया कहते हैं, ठीक है, वो हमको देखने को मिल सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर हमको देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसके अलावा स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। सेंसरी लॉस हमको देखने को मिल सकता है, किसी में देखने को मिल सकता है, किसी में नहीं देखने को मिल सकता किसी एरिया के अंदर। उसके बाद कुछ कॉजेज़ है डेथ के, किस कारण से, इलेक्ट्रिक बर्न के कारण कौन से कॉज है जो कि डेथ जो है वो कॉज करते हैं। एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एक होता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इन दोनों के कारण डेथ हो सकती है इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक बर्न। आज की वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, डेप्थ के अकॉर्डिंग हम पहले पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हमने साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा है और इलेक्ट्रिक बर्न को हमने समझा। बाकी के कॉम्प्लिकेशन, जोन ऑफ वुंड, इफेक्ट ऑफ बर्न इंजरी और मैनेजमेंट, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।